हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कक्षा 10 विज्ञान में हमारा चैप्टर 25 चल रहा था जिसका नाम था हमारा पर्यावरण व पारिस्थितिक तंत्र, आवर एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने इसे पारिस्थितिक तंत्र, अवशिष्ट पदार्थ, जैव निम्नीकृत, अजैव निम्नीकृत पदार्थ और कृत्रिम या मानव निर्मित द्वारा पदार्थ, जैविक घटक, अजैविक घटक और कल हमने श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला और हमने पोषक स्तर की बात की थी। ठीक है स्टूडेंट, आज हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा मानव का प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है मानव का प्राकृतिक पर्यावरण पर? ठीक है, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो देखिए, मानव प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी है जिसके क्रियाकलापों का पर्यावरण पर वृहत स्तरीय प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, औद्योगिक विकास, वनोन्मूलन, जनसंख्या वृद्धि आदि मानवीय क्रियाकलाप पर्यावरण को बहुत अधिक दूषित व प्रदूषित संतुलित कर रहे हैं। तो देखिए, मानव जो है अत्यधिक संसाधनों के तौर पर जितना भी हम संसाधन को यूज़ कर रहे हैं, जितना भी हम वनों को काट रहे हैं, उस सबसे क्या हो रहा है? पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और पर्यावरण को हम असंतुलित भी कर रहे हैं। इस मानवीय क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रमुख पर्यावरण समस्याएं निम्नलिखित होती है। जैसे ओजोन परत अपक्षय। देखिए, वायुमंडल में जो भूसतह से लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर क्या होता है, धरती से समताप मंडल में ओजोन O3 गैस का एक संघन स्तर पाया जाता है, जहाँ पर यहाँ पर ओजोन गैस उपस्थित होती है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ये गैस या परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगिक किरणों को, अल्ट्रावायलेट जिसे बोलते हैं, किरणों को अंतरिक्ष में अवशोषित एवं परावर्तित कर जैव मंडल की सुरक्षा करती है। अंकल, क्योंकि आपको पता होगा कि वो अल्ट्रावायलेट जो होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है, परावैंगिक किरणें, वो इस पे इतनी तेज़ी से आती है या इतनी हानिकारक होती है कि अगर मानव शरीर पर पड़ जाती है तो उसे जला सकती है। इसलिए क्या होता है, उस से बचाने के लिए जो यहाँ से भू सतह से 50 किलोमीटर ऊपर, जिसे समताप मंडल में एक ओजोन O3 गैस का एक स्तर बनाया जाता है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। वायुमंडल में ओजोन गैस किरणों को, परावैंगिक किरणों को अवशोषित कर निरंतर O2 व ऑक्सीजन मुक्त मूलक से अपघटित व संगठित होती रहती है, जिसके कारण O3 ओजोन की सांद्रता नियत बनी रहती है। पहले तो ऑक्सीजन बनता रहेगा जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में टूटता रहता है, लेकिन O3 भी जो हमारे पास ओजोन होता है वो भी ऑक्सीजन में विघटित होता रहता है। समताप मंडल में सन 1980 में प्राण रक्षक ओजोन की परत एक पतली होती जा रही है, जिसे ओजोन छिद्र भी कहते हैं। क्योंकि हम जो वनों का काटना, जितने भी हम संसाधनों का यूज कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमारी ओजोन परत पर पड़ता है, जो भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खतरे का विषय है। वो पतली होती जा रही है और उसके अंदर एक छिद्र भी, पतली को हम इसे ओजोन छिद्र भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण मानव द्वारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अत्यधिक उपयोग है। इनमें फ्रियान सबसे घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, जिसका प्रयोग प्राकृतिक सील के रूप में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट या सोफों में काम आने वाली फोम एरोसोल स्प्रे में होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा हम रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट, सोफों में आने वाली जो फोम होती है और एरोसोल स्प्रे, इनमें जितना हम इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? ओजोन परत पर पड़ता है, जिसके कारण वो पतली होती जा रही है। कैसी होती जा रही है स्टूडेंट? पतली। और पतली होने के कारण ही वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और उस पतली होने की जो कंडीशन है, उस स्थिति को हम ओजोन छिद्र कहते हैं। देखिए, वायुमंडल में CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परावैंगिक किरणों द्वारा विघटित होकर क्लोरीन अणु उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है? O3 से क्रिया करके वह तीव्रता से विघटित होता है। इसका जीवन काल लगभग 80 से 140 वर्ष होता है एवं प्राय क्लोरीन अणु 10 लाख, ठीक है, ओजोन अणुओं को विघटित कर देता है। 1 लाख ओजोन अणुओं को विघटित कर देता है। CFC के अतिरिक्त ओजोन परत के अवक्षय में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, अन्य हैलोजन गैसों, क्लोरोफॉर्म व्यंजकों, जेट विमानों से निकली नाइट्रिक ऑक्साइड आदि का भी प्रमुख योगदान होता है। विश्व की सर्वाधिक पतली ओजोन परत अंटार्कटिका पर पाई जाती है
ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई भी मापा जाता है। ये देखिए इसकी मापने की इकाई है। और सप्ताह मंडल में ओजोन परत की मोटाई लगभग 0.3 pm या 330 DU होती। इन सबको आपको नोट पॉइंट में लिखना याद करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओजोन परत के अवक्षय पर प्रभाव। जैसे मानव पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है ओजोन परत का, जो हम पढ़ने वाले थे। परावैंगनिक किरणों से उत्परिवर्तन के कारण त्वचा की कोशिकाओं के विभाजन में तेजी से वृद्धि होती है, जिसके कारण विकृतियां, जलन, त्वचा कैंसर आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी का कारण होता है कि आजकल कैंसर का रोग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रकाश से, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हमें लगातार बढ़ती जा रही है। और जो हमारे पास ओजोन परत है उसकी जो मोटाई है वो घटती जा रही है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक किरणें होती जा रही है। अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण नेत्रों में मोतियाबिंद उत्पन्न हो जाता है। इसके द्वारा अंधापन भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जीवनता, गंजापन, बालों का कम में सफ़ेद होना, अनुवांशिक विकार, प्रोटीन विकृतीकरण, ये सब किसके कारण है? ये सब है हमारे परावैंगनिक किरणों के सामान्य दुष्प्रभाव है। ये हम अभी जानते रहिए, लेकिन इसके कारण जितना हम संसाधन हम यूज़ कर रहे हैं उसके ही लिए हमारे क्या होते हैं, हमारे शरीर पर देखिए गंजापन आ जाता है, बालों का कम उम्र में सफ़ेद हो जाना होता है, अनुवांशिकता का विकार हो जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। ये सब किसका कारण है? परावैंगनिक किरणों का कारण होता है। पादपों पर प्रभाव। ओजोन परत अवक्षय का कृषि वन में प्राकृतिक तंत्रों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे परावैंगनिक किरणों की मात्रा के बढ़ने से संसार की अधिकांश फसलें प्रभावित होती हैं, जिससे उनकी उत्पादकता, प्रकाश संश्लेषण अथवा पुष्पीकरण में कमी आ जाती है। ओजोन परत अवक्षय का कृषि व प्राकृतिक तंत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे परावैंगनिक किरणों की मात्रा बढ़ जाने से संसार की जो अधिकांश फसलें हैं वो प्रभावित होती है, नष्ट होने लगती है, उग नहीं पाती है, जिससे उनकी उत्पादकता, उगना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उनका कलर चेंज होना, हरा कलर ना दिखाई देना तथा पुष्पीकरण में भी कमी आ जाती है, जहाँ पर उसमें पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी नहीं आ पाते हैं। इनका अवक्षय पर भी बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है ओजोन परत का? देखिए, घरेलू जानवरों, परावैंगनिक किरणों द्वारा नेत्र संबंधित रोग तथा त्वचा कैंसर होते हैं। जो घरेलू के जानवर होते हैं, जिन्हें पालतू जानवर भी कहते हैं, घर पर रखते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके नेत्रों में संबंधित रोग हो जाता है तथा त्वचा में कैंसर भी हो जाता है। समुद्री जीवों की प्रजाति से मछलियों और केकड़ों का लार्वा जो अंटार्कटिका ओजोन छिद्र के कारण पिछले कुछ वर्षों से अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हुआ है, उसकी कमी बहुत ज़्यादा हुई है। इनकी संख्या में कमी आई है, खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। जो खाने वाली चैन हमने कल बात करी थी, उसकी संख्या भी कम हो जाती है। इनकी संख्या में कमी आई है। हमारे जल स्रोतों में उपस्थित मछलियों की संख्या में आई कमी व्यवसाय में भोजन हेतु मछली के उपयोग पर हानिकारक प्रभाव डालती है। ये सभी प्रभाव किसका होता है? ये प्राकृतिक का है, ये हमारे ही का तो कारण होता है। जितना ज़्यादा हम अब आजकल देखें चारों तरफ मशीनों से घिरे हुए हैं, पता नहीं किस किस का उपयोग करते हैं, वो सबका प्रभाव किस पर पड़ता है? जा करके ओजोन परत पर पड़ता है, जिसके कारण क्या होते हैं, ओजोन परत पतली होती जा रही है और सब ओजोन छिद्र भी कहते हैं। उसके दुष्प्रभाव देखिए 3 प्रकार से मैंने आपको बता दिए। तो मानव पर प्रभाव, दूसरा पादपों पर प्रभाव, तीसरा जंतुओं पर प्रभाव। जो हमारे पास ओजोन परत का प्रभाव पड़ता है 3 चीज़ों पर पड़ता है, पादपों पर, जंतुओं पर और मानव पर, ठीक है। अब देखिए अवक्षय परत के जो ओजोन परत के जो अपक्षय है, उसका जो पतला होना है, उसको हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? ओजोन परत के अपक्षय को कम करने हेतु पर्यावरण हितैषी CFC विहीन फ्रीज तथा वातावरण का उपयोग करना चाहिए, जिसमें ये इसकी जरूरत ना पड़ती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जरूरत ना पड़ती है। ऐसे रेफ्रिजरेशन वातावरण के हमें उपयोग करने चाहिए। 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए यूरोप के वियना में वैश्विक संगठित हुई, जहां 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुए वैश्विक समझौते या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 46 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, जिससे वायुमंडल में ओजोन के परत को 1986 तक के ऊपर स्तर पर लाना तय किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने लोगों को जागरूकता लाने के लिए उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया घोषित कर दिया था। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, इसलिए इसका संबंध हमने किससे कर दिया, हमने इसका दिवस ही मनाना शुरू कर दिया, जिससे कि हम कम से कम इसे याद रख सकें और इसके बारे में सोच सकें कि ये हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। ठोस अपशिष्ट तथा इसका प्रबंधन,
ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक जो 2 टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको पढ़ने हैं और आज हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। बच्चों जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें, और जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको लिखवाया है, जो मैंने आपको बोला है वो सब आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। और जब भी बच्चों आपके स्कूल खुलेंगे तो वो नोटबुक ले करके आपको स्कूल में आना है। तब तक आप अपनी बोर्ड की तैयारी जारी रखें। थैंक यू।